सबसे पहले संजू वर्मा, क्योंकि संजू वर्मा वैसे भी आंकड़ों में काफी महारत हासिल कर चुकी हैं, अक्सर बहुत सारे आंकड़े रिसर्च करके लेके आती हैं। तो संजू वर्मा, मैं चाहता हूं कि पहले इंडिया गठबंधन की कमजोरियां, उनके मतभेद, उस पर आप बाद में बोलें। पहले मैंने जो सर्वे के ये 3-4 आंकड़े दिखाए हैं, क्या इससे आपको टेंशन नहीं होती है? क्योंकि 2 सर्वे हाल में आए हैं, दोनों बता रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश तक में सीटों का नुकसान हो सकता है। संजू मानक जी, आपने जो आंकड़े गिनाए, बहुत कुछ आपने आंकड़ों के माध्यम से दर्शकों के समक्ष रखा। आपने मध्य प्रदेश की बात की, बिहार की बात की, महाराष्ट्र की बात की और आपने कर्नाटका की बात की, जहां आपने कहा कि बीजेपी को घाटा हो सकता है, सीटों का नुकसान हो सकता है। मैं उस बात पर तो जरूर चर्चा करूंगी, पर मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ मानव जी कि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया, क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके पैनल पर आज वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी बैठे हैं। कई बार यह कहा जाता है और सही कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए आता है, और मैं ये पूछना चाहती हूं कि I.N. का जो ये गठबंधन है, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि 80 सीटों पर सीट शेयरिंग कैसे होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश को दरकिनार करके यदि आप ये सोचते हैं कि आप नरेंद्र मोदी या एनडीए को टक्कर दे पाएंगे, तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और देखते रहिएगा। और एक बात जो बहुत अहम है वो ये है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 31 अगस्त को मैं मालाबार हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती हूं। मैं अपने रेसिडेंस से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी एक मीटिंग के लिए। उस दिन यहां पर I.N. का आपको तो पता ही है, उनकी मीटिंग थी ग्रैंड हयात में। ये करीब 20-25 किलोमीटर की जर्नी थी, और जैसे मैं ड्राइव कर रही थी टुवर्ड्स सांता क्रूज, मैंने एक चीज नोटिस की। हर जगह 2 नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर थे, और ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रही हूं आपको, ये सच है। एक सोनिया गांधी, एक राहुल गांधी, इन दोनों के पोस्टर लगातार वो 20-25 किलोमीटर की जर्नी में बार बार मुझे दिखाई दिए। कहीं इक्का दुक्का पोस्टर मुझे उद्धव ठाकरे का दिखाई दिया, कहीं इक्का दुक्का पोस्टर मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे का दिखाई दिया। इस पूरी जर्नी में मालाबार हिल से लेकर सांता क्रूज एयरपोर्ट तक ना तो मुझे नीतीश कुमार का कोई पोस्टर दिखा, ना तो मुझे डीएमके के एमके स्टालिन का कोई पोस्टर दिखा, ना तो मुझे तेजस्वी यादव का पोस्टर दिखा, ना तो मुझे लालू प्रसाद यादव का पोस्टर दिखा, ना तो मुझे ममता बनर्जी का पोस्टर दिखा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम राजनीति से वास्ता ना रखते तो शायद मैं भी यही सोचती कि ये 28 दलों का इनकी मीटिंग नहीं है, ये तो शायद सिर्फ कांग्रेस की कोई बुलाई हुई मीटिंग है, जहां पर शायद उद्धव ठाकरे भी पहुंच गए हैं। मैं जो बात कहना चाहती हूं आपको, वो ये कहना चाहती हूं कि I.N. का जो अलायंस का फलक्रम है, हर अलायंस, हर गठबंधन का एक फलक्रम, एक फोकल पॉइंट होता है, और इन विपक्षी 28 पार्टियों का फलक्रम, चाहे कोई माने या ना माने, कांग्रेस पार्टी है। अब क्या कांग्रेस पार्टी इस अलायंस का वीक पॉइंट साबित होगी या स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित होगी? ये मैं क्यों कहती हूं? क्योंकि कर्नाटका की जीत के बाद कांग्रेस अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जरूर मांगेगी, बट यदि आप बिहार के 2020 के असेंबली चुनाव, सिर्फ यदि आप 3-3.5 साल पहले की बात देखें, आपको याद होगा 243 सीटों में से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सिर्फ 70 सीटें दी थी लड़ने के लिए, जबकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब हाथ जोड़कर कह रहे थे, भाई हमको 100-120 सीटें तो दे दो। और उन 70 सीटों में से भी कांग्रेस ने जीत सिर्फ 19 सीटों पर हासिल की। फिर बात करते हैं 2021 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, और तमिलनाडु बहुत अहम है क्योंकि तमिलनाडु में से 39 सीट्स मिली थी लोकसभा में पिछली बार विपक्षी गठबंधन को। आपको याद होगा तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 234। 234 सीटों में से डीएमके के एमके स्टालिन ने कांग्रेस को लड़ने के लिए कितनी सीटें दी? 25, मात्र 25 सीटें। मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट से मात्र 10.7% सीटें स्टालिन ने राहुल गांधी की पार्टी को कॉन्टेस्ट करने के लिए दी, ये कहते हुए कि 25 से ज्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो वापस मैं यही दोहराऊंगी, कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या जो रीजनल सैट्रप्स हैं,
चाहे बिहार में तेजस्वी यादव, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, क्या ये कांग्रेस को अपना पाउंड ऑफ फ्लेश अभी लेने देंगे लोकसभा 2024 में? ठीक है। क्योंकि ना तो तमिलनाडु में 2021 में स्टालिन ने ये किया, ना तो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बिहार में 70 से ज्यादा सीट मैंने मान लिया, लड़ने संजू, की मैंने मान लिया। अनुमति दी। हाँ, मैंने मान लिया। लास्ट पॉइंट प्लीज। इंग्लिश में और एक कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो जहां मिल गए 5 माली, वहां सदा रहेगा बाग खाली। ये इसका हिंदी अनुवारण है। क्यों? क्योंकि जैसे जेपी नड्डा जी कहते हैं, जब आप एक जनरल इलेक्शन के लिए तेजी से 6-7 महीने बचे हैं, मैं ये आई डॉट जो कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उस बहस पर मैं अभी जाऊंगी नहीं, ये अभी ख्याली पुलाव है। मानकर चले कि 6-7 महीने बाकी है, तो मैं ये पूछना चाहती हूं, जैसा जेपी नड्डा बार बार दोहराते हैं और बड़ा सही तरीके से कहते हैं, एक लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आपके पास एक बड़ा नेता होना चाहिए, क्योंकि चाहे आप माने या ना माने, आजकल जनरल इलेक्शन भारत में एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन होकर रह गया है। संजू, नरेंद्र मोदी जैसी ये 2 personality सर्वे का के एक रिजल्ट मिनट, बता रहा हूं एक मैं, मिनट। 2 सर्वे के रिजल्ट, और उसमें मैंने कहा नरेंद्र 3-4 मोदी- स्टेट्स में आपकी सीटें मैं कम हो रही अपनी बात खत्म कर रही हूं, मैं अपनी बात खत्म कर रही हूं मानव जी। बस हाँ। आप तो इतना आपने पेशेंस दिखाया है, धैर्य दिखाया है, थोड़ा अब आप तो अभी सीजन पत्रकार हैं, आप अभी राजनीतिक अरे आप राजनीतिक सारे दलों की तरह सारे के patience- सारे वो मुद्दे बता रही हैं जो बीजेपी के पक्ष में है। सवाल मैंने कहा नहीं, जहां मैं थोड़ा- दिक्कत है उस पर भी बोलिए। अरे मानक जी, मैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलूंगी तो क्या कांग्रेस और टीएमसी के पक्ष अरे में आसान बोलूंगी? आसान आप ही मुद्दों क्या पर बात मत बोलिए करते ना, हैं? मुश्किल पर भी बोलिए। बताइए, सर्वे में मुश्किल 4 कहाँ राज्यों में है? सीटें कम हो रही हैं, वहां अरे, कैसे करेंगे? मानक जी, एक मिनट मानक जी, मुश्किल मुद्दा आखिरी के लिए रखा है, बिकॉज एज दे से इन इंग्लिश, द बेस्ट इज ऑलवेज रिजर्व फॉर द लास्ट। तो मैं आपके मुद्दे पर आऊंगी, मेरी वो आदत नहीं है कि इधर उधर से अच्छा चलिए साइड से चलिए, हाँ दरकिनार करके निकल चलिए, जाइए। ओके, हाँ। पहली बात तो ये, ना इनके पास नीति है, क्योंकि जैसे नड्डा जी कहते हैं, नीति चाहिए, नियत चाहिए, नेता चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा दग्गावर नेता नहीं है। नीति की बात करो, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी नहीं है। बस हमें नरेंद्र मोदी को हराना है, ये हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कॉमन इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या है? हमें नरेंद्र मोदी को हराना है। कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? हमें नरेंद्र मोदी को हराना है। आपका कॉमन प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है? हमें पता नहीं, पर नरेंद्र मोदी को हराना है। अभी आपकी बात पर आती हूं, जो आप कहते हैं कि ये सर्वे ने कहा है कि हमको बड़ा घाटा हो सकता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। आपने इन 4 राज्यों की बात की, तो अभी मैं आपको आंकड़े देती हूं और मैं आपको पिछले 9 महीनों के एवरेज का आंकड़ा देती हूं। ये 9 महीनों में जो बहुत अहम सर्वे हुए, वो एक था टाइम्स ईटीजी सर्वे, लोक नीति सीडीएस का जो सर्वे था, यहां पर उनके बैठे भी हैं संजय कुमार जी, और एक प्यू रिसर्च रेटिंग्स। इन सबका यदि 9 मंथ का और मूड ऑफ द नेशन पोल, वो तो आपको पता ही है, सी वोटर सर्वे जो इंडिया टुडे बार बार लेकर आती है, इन सबका मैंने एवरेज निकाला पिछले 9 महीने का। इस एवरेज के मुताबिक 63%, 63% लोग ये मानते हैं और ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि 2024 में तीसरी बार बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। 50 से 55% लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, ओके। और 70 से 75% लोग कहते हैं हम रीजनेबली वी आर हैप्पी नरेंद्र मोदी अंशुल की सरकार त्रिवेदी के प्रदर्शन के साथ। ओके। अब आप कहिए, आपका क्या जवाब है? नहीं, मेरा कोई जवाब नहीं है, मेरा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जो सर्वे मैंने कोट किए हैं, अरे सुनिए ना, मेरा कोई जवाब नहीं है। जो सर्वे मैंने कोट किए हैं, उन सर्वे में भी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। सर्वे कोट किए हैं, मैं भी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, जिन 4 राज्यों में नुकसान हो रहा है, जो 2 सर्वे मैंने कोट किए, भाई सरकार तो वो दोनों सर्वे भी आप ही की बनवा रहे हैं, इसीलिए आपने भी वही बात कही है। अंशुल त्रिवेदी भाई, राहुल गांधी ने ये अल्टीमेटम ही तो दिया है एक तरह से